हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा सैट का, जिसमें हम साइंस का एक और टॉपिक ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द लेवल 2। इससे पहले हमारे चैनल पे लेवल 1 जो है ग्रेविटेशन का वो अपलोड हो चुका है, तो अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप ज़रूर देखिएगा। लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आज की क्लास को जो है स्टार्ट कर देते हैं। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कैपिलर्स लॉ governing the motion of planets are: first is the orbit of a planet is an eclipse with the sun at one of the foci. Second is the line joining the planet and the sun sweep equal area in equal interval of time. Third is the cube of mean distance of the planet r from the sun is proportional to the square of its orbital period t and all of these. तो अगर किसी ने कैपिलर्स लॉ पढ़ा है, नाइन्थ में आपका एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, कैपिलर्स लॉ था, उनके 3 लॉ थे। तो पहला लॉ तो यही था, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट जो है वो एक एलिप्स में घूम रहे हैं और सन जो है उसका एक फोकाई रहेगा और जो भी डिस्टेंस कवर किया जाएगा, सपोज दिस इज योर ऑर्बिट और यहाँ पे सन है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लैनेट जो है वो मूव कर रहा है, तो जितना ये एरिया कवर करेगा, और सपोज करो कि प्लैनेट यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया एक, तो यहाँ पे जितना एरिया कवर किया जाएगा और ये वाला जो एरिया कवर किया जाएगा ये सेम रहेगा। ये कैपिलर्स का लॉ था, ठीक है। और इन्होंने तीसरा लॉ क्या दिया था कि द क्यूब ऑफ, यानी कि मीन डिस्टेंस का जो क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर के, यानी कि स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल। तो यानी कि इसमें तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है, तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज अ सब्सटेंस फ्लोट इन वाटर बट सिंक इन कोकोनट ऑयल। एक सब्सटेंस है जो फ्लोट तो कर रहा है पानी में लेकिन सिंक हो जाता है कोकोनट ऑयल में। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ ऑयल, बोथ 1 and 2। तो इसका आंसर रहेगा बोथ 1 and 2, क्योंकि जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो लेस देन थी डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक है, तभी वो क्या कर रहा था, फ्लोट हो रहा था, और इज ग्रेटर देन दी डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो तब वहां पे क्या हो गया, वो सिंक हो गया, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड इज द न्यूमेरिकल, तो ध्यान से देखेंगे। अ नर्स अप्लाई अ फोर्स ऑफ 3.8 न्यूटन टू द सिरिंज piston of the radius 0.9 centimeter. Find the increase in pressure of the fluid in the stream. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर के बारे में पूछा है, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमें क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें फोर्स गिवन है दैट इज 3.8 न्यूटन। हमें एरिया तो नहीं, रेडियस गिवन है दैट इज 0.9 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगी मीटर में, तो 0.9 एज सच अपॉन 100 किया था, तो 10 की पावर जो है -2 मीटर। इसे मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। चलो अब एरिया की बात रही, तो एरिया ऑफ पिस्टन, जो एरिया पिस्टन का रहेगा वो रहेगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल की फॉर्म में रहेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई एज सच आर कितना है आपका, दैट इज 0.9 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पाई की वैल्यू आप खोल दीजिए 22/7, इसे भी सॉल्व कर देते हैं। 0.9 इंटू 0.9 और 10 की पावर -2 की पावर 2, तो वो हो जाएगी 10 की पावर -4। आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो मेरे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा दैट इज 2.545 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ पिस्टन आ गया। तो फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है आपका 3.8 न्यूटन का है और एरिया आपके पास कितना है दैट इज 2.545 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस, जब आप इसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14.927 किलो पास्कल, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेटर की हेल्प से या फिर आप इसे सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास एक आंसर आएगा 14.927 किलो पास्कल। सो माय आंसर इज फर्स्ट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Next is again a numerical. A rectangular tank of 6 meter long, 2 meter broad and 2 meter deep is full of water. The thrust acting on the bottom of the tank is. तो चलिए जो जो मुझे गिवन है मैं वो सबसे पहले लिख लेती हूँ। मुझे यहाँ पे इसके जो टैंक है उसके रेक्टेंगुलर टैंक के डिमेंशंस दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल देती हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 2, सो मीटर क्यूब। तो 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, सो 24 मीटर क्यूब मेरा क्या आया है, वॉल्यूम आया है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट वी नो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे मास ऑफ वाटर निकाल लेती हूँ। तो ये वॉल्यूम जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है जी, अब आप क्या करो, सबसे पहले आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए कितना होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है अप्रॉक्सीमेट आप 1000 के इक्वल ले लीजिए। ठीक है, वैसे तो 997 होता है, बट हम उसे अप्रॉक्सीमेट जो है 1000 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो डलवा दिया 1000। ठीक है, इसके जो ऐसा यूनिट होते हैं वो केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इनटू वॉल्यूम अभी आपने निकाला है दैट इज 24 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन था वो -3 था, यहाँ जो था वो 3 था, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1000 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000 आपके पास मास ऑफ द वाटर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब आपको क्या निकालना था, थ्रस्ट निकालना था। थ्रस्ट इज द फोर्स। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला आप लगा लीजिए। आपके पास द मास ऑफ द वाटर आ चुका था, और दिस इज जो भी आपका ये आया है 24,000, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 9.8 न्यूटन से। ठीक है, ये थ्रस्ट का फॉर्मूला है। जो भी आपके पास मास ऑफ वाटर आया है, ठीक है, आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9.8 से। ये सिंपल बोल सकते हो कि mg वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, मास इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ना एक अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा दैट इज 23.52 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये आपका आंसर रहेगा। सो राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो है वो एनसीआर मतलब आपके एनटीएससी के जो एग्जाम्स हैं उसमें आते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी आने जरूरी है। चलिए जरा रीड करते हैं क्या है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डेंसिटी 800 kg per meter cube float in water। ठीक है, द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड द वाटर। तो चलिए जो जो चीजें मुझे गिवन है सबसे पहले मैं वो लिख लेती हूँ। मुझे गिवन है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, वो मुझे गिवन है दिस, तो लिख लेते हैं जरा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू 800 kg पर मीटर क्यूब। और मैंने आपको बोला है कि आपको डेंसिटी ऑफ वाटर भी याद होना चाहिए। यहाँ पे लिक्विड जो है आप वाटर मान के चलिए। ठीक है, वाटर ही है वैसे लिक्विड आपको गिवन। सो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब आप क्या करो, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने वॉल्यूम निकालना, सॉरी परसेंटेज वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इमर्ज्ड, कितनी बॉडी जो है वो इमर्ज्ड हुई है लिक्विड में, वो निकालूंगी। ठीक है, सो फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इमर्ज्ड विच इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि लिक्विड की। ठीक है, तो आपके पास आएगी 800 अपॉन 1000, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल्स हो गए, तो आपके पास आ जाएगा 0.8। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आया फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इमर्ज, कितनी बॉडी जो है वो इमर्ज हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, परसेंटेज निकालूंगी। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इनसाइड द वाटर। ठीक है, इनसाइड द वाटर।
पहले मैं इनसाइड दी वाटर उसका परसेंटेज निकालूंगी वॉल्यूम का कि कितना इनसाइड है वाटर में। तो दिस इज 0.8 जो हमें गिवन था और परसेंटेज निकालना था, तो 100 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट हटा के आपने नीचे क्या किया, 10 लगा दिया, यहाँ क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 80। ठीक है जी, ये 80 आपका आंसर नहीं है, कई बच्चे 80 आंसर लगा देंगे, 80 इज नॉट अ राइट आंसर। ठीक है, अभी आपको जो चाहिए वो चाहिए आउटसाइड, ये जो मैंने निकाला है ये है इनसाइड। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जिस तरह से आपने इनसाइड का किया है वैसे हम परसेंटेज वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आउटसाइड द वाटर। ठीक है, आउटसाइड द वाटर, उसके लिए आप क्या करोगे, 100 में से माइनस कर दोगे, जो ये आपके पास आंसर आएगा दिस। ठीक है, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज 20, कि जितना परसेंटेज वॉल्यूम आपने सिलेंडर का निकालना था आउटसाइड दी वाटर वो कितना आया है, 20 आया है। ठीक है, अगर यहाँ इनसाइड की बात की होती तो मेरा आंसर क्या रहता, 80 रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two stretch membrane of area 2 centimeter square and 3 centimeter square are placed in liquid at the same depth. The ratio of the pressure, तो देखिए सपोज ये आपके पास दो बीकर्स हैं और ये आपका वाटर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका एरिया आपको गिवन कर रखा है दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसका भी एरिया आपको गिवन कर रखा है दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंडीशन आपको ऑलरेडी दे रखी है, कंडीशन इज दिस कि जो इनकी डेप्थ है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना कि आर प्लेस्ड इन लिक्विड एट द सेम डेप्थ। ठीक है, तो अगर सेम डेप्थ में है तो जो उनकी रेशियो होगी प्रेशर की वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि डेप्थ सेम है ना, तो प्रेशर क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। प्रेशर जो है आपका वो इक्वल रहेगा क्योंकि डेप्थ सेम था। ठीक है, तो अगर डेप्थ सेम था और प्रेशर इक्वल है तो आंसर इज दी 1:1। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is pick up the correct relationship. एक मिनट, pick up the correct relationship. Gravitational constant G is equal to Fd square upon m into m and G is equal to Gm upon r square। ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है G is equal to Gm upon r square। ठीक है, G is equal to G ये भी नहीं है, all of this, तो all of these नहीं है, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है G की वैल्यू वो F आर स्क्वायर एम इंटू एम होता है। ठीक है, आर यहाँ पे आपका डी है। ठीक है जी, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जरा ध्यान से इसको देखिएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। ठीक है, इफ द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम देन ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो चीजें मुझे गिवन है वो मैं लिख देती हूँ। यहाँ लिखा गया कि m1 भी हाफ है, ठीक है, और m2 भी जो है वो हाफ है। ठीक है, तो F न्यू ले लेते हैं, दी ग्रेविटेशनल फोर्स न्यू। जी m1 आपको कितना गिवन है, हाफ m1, m2 कितना है, हाफ m2 अपॉन जो रेडियस है या डिस्टेंस है वो चेंज नहीं है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, जी m1 अपॉन m1 m2, और 2 और 2 जो है मल्टीप्लाई होकर 4 और 4 जो है नीचे आ जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, दिस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी, f थी। ठीक है, सो यहाँ मैंने f भर दिया अपॉन 4, सो राइट आंसर इज f अपॉन 4। देखिए कितना इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स जो है अवेलेबल किए जाएंगे, आपको सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सीरीज जो है वो भी आपको अवेलेबल की जाएगी, तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, आप वहाँ से टेस्ट सीरीज को जो है उनकी PDF को जो है डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अ बॉय इज रीलिंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन। ओके, तो ना आपके पास सपोज करो कि ये एक बच्चा है और इसने क्या कर रहा है, इसने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग में जो है एक
स्टोन को बांध रखा है और उसको सर्कुलर ऑर्बिट में जो है मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है, एक मिनट हम जरा इसे किसी और कलर से बना लेते हैं प्लान इसको। देखिए जो स्टोन है ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो है मूव कर रहा है। तो अब उन्होंने बोला है कि जब स्ट्रिंग ब्रेक होगा, जब रस्सी जो है टूट जाएगी, तो स्टोन किस डायरेक्शन में जो है मूव करेगा वो देखते हैं। विल कंटिन्यू टू मूव इन सर्कुलर पाथ, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, जब रस्सी टूट जाएगी तो ये सर्कुलर पाथ पे तो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। सेकंड, विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी कि ये कह रहा है कि सपोज करो ये इसका सेंटर पॉइंट था, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट था, तो जो ये स्टोन घूम रहा है ये दोबारा जो है इसके सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये भी नहीं है। विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंटल टू दी सर्कुलर पाथ, तो आपको पहले टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये सर्कल है आपका, और जो सर्कल पे इस तरह से जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, इसके टेंजेंट्स है, ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, सर्कल के टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है ऑप्शन कि किसी भी डायरेक्शन में जो है टेंजेंशियली वो मूव कर सकता है। विल मूव अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ अवे फ्रॉम द बॉय, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाए, ये भी बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं 10th क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ जी इज, तो सबसे पहले वो मैं दोबारा से एक बार फोर्स का फॉर्मूला लिख देती हूँ, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको जी का फॉर्मूला निकालना है, तो जी मैंने यहीं रख लिया, ये आर स्क्वायर जो है यहाँ चला गया, सो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एफ का जो ऐसा यूनिट होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन, आर इज द रेडियस या डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है, दिस इज मीटर स्क्वायर, अपॉन m1 m2। m1 जो है मास होता है और मास हमेशा केजी में मेजर किया जाता है, ठीक है। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं तो दिस इज पर केजी स्क्वायर, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज द सेकेंड ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The next two particles are placed at the same distance. Again वैसा सही एक क्वेश्चन है। If the mass of each of the two particle is double, keeping the distance between them unchanged, the value of gravitational force is this. तो जरा देखते हैं, फोर्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, दिस इज m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब उसने बोला है कि m1 और m2 दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं, ठीक है, दोनों के दोनों जो है डबल हो गए हैं, तो इसे फॉर्मूले में डलवा देते हैं। तो g दिस इज 2m1 2m2 अपॉन आर स्क्वायर, सो 2 2 जा 4 4 बाहर आ गया, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितने टाइम हो गया, 4 टाइम्स हो गया। सो राइट ऑप्शन इज द सेकेंड वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर, ठीक है जी, ये आपका अर्थ है, ठीक है, और सेंटर पे हमेशा जो है आपका सेंटर ऑफ अर्थ पे जो आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज जीरो हो जाता है। यहाँ पे जो जी होता है ना, या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू जो है जीरो हो जाती है, तो दैट्स व्हाई आंसर इज जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ जी इज, तो जी की वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए थी, तो जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन, एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल, ठीक है, एक एप्पल जो है वो पेड़ से जो है नीचे गिर रहा है, तो अर्थ जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और एप्पल भी जो है वो नीचे गिर रहा है। इफ F1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, F1 जो है मैग्नीट्यूड में दिया गया है आपको, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एप्पल, ठीक है, F1 जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है अर्थ एप्पल पे, F2 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय एप्पल ऑन अर्थ। देन इसमें देखो यहाँ पे ना एक चीज जो है मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ। सपोज करो ये आपका एक ट्री है और यहाँ से क्या हो रहा है, एक एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, और अर्थ जो है उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ जो एक चीज फॉलो हो रही है, यहाँ जो है न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है, थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जितनी अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है आपने इस चीज का। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ लगा रहा है एप्पल पे, एप्पल भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी तरफ जो है लगा रही है। तो इसमें जो आंसर आएगा F1 और F2 वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इफ upthrust u is equal to 1/4 the weight of the object in air, then the weight felt in the liquid is, सबसे पहले ना upthrust का आपको फॉर्मूला आना चाहिए. सो upthrust जो होता है वो इज इक्वल टू, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, apparent loss of weight which is equal to weight in air. ठीक है, वेट इन एयर, कितना वेट है एयर में, माइनस हो जाता है द वेट इन द लिक्विड, कितना लिक्विड में है. ठीक है, वेट इन एयर, वेट इन लिक्विड. यहाँ मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको डायग्राम, आपको डायग्राम से जो है ज़्यादा बेटर समझ आएगा. सपोज करिए ये आपका एक बिकर है और यहाँ पे आपका ये पानी है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे. ठीक है, तो अब थ्रस्ट लगाना है. अब थ्रस्ट हमेशा जो है इस तरह लगती है फोर्स आपकी. तो अब जब आप थ्रस्ट निकालोगे तो क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट जो है ये बाहर एयर में है उसमें से माइनस कर दो जितना वेट इन लिक्विड में होता है. ठीक है, तो वेट इन एयर मैं लेट कर लेती हूँ कि वो क्या है, W है. सपोज कर लिया कि एयर में जो वेट है वो क्या है, W है. ठीक है, और आपको जो अपथ्रस्ट दे रखा है, आपको अपथ्रस्ट दिया हुआ है. ठीक है, अपथ्रस्ट जो है वो आपको दे रखा है 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, यानी कि 1/4 ऑफ W. ठीक है, आपको क्या निकालना है, द वेट ऑफ द लिक्विड निकालना है. ठीक है, तो मैं जरा फॉर्मूला आपके सामने है. सो U इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड. ठीक है, तो आपको वेट इन लिक्विड निकालना है, तो वेट इन लिक्विड को हम दूसरी साइड रख लेते हैं, विच इज इक्वल टू वेट इन एयर, और ये जो U है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो वेट इन एयर जो है वो हमने क्या लिया है, W लिया है, उसमें से माइनस कर दिया जो वेट अपथ्रस्ट था, दैट इज 1/4 W. तो आप इसे क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम इज 4, यहाँ आएगा 4W माइनस W, सो आंसर इज 3W/4. तो ये आपका राइट आंसर है. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेरिएशन ऑफ G विद डिस्टेंस R from the center of gravity, from the center of earth with R is greater than the radius of earth is best given as. ठीक है, आपको G का फॉर्मूला आना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू Gm/r², वेयर m जो है दिस इज द मास ऑफ अर्थ, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो यानी कि जो आपका G है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दिस. ठीक है, सेकंड इज द राइट ऑप्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 17, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द बेस्ट गिवन बाय द फॉर्मूला. आई थिंक अभी तक तो आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा. सो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है दिस. ठीक है, d² लिख लो. सो राइट ऑप्शन इज थर्ड वन. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. A mass weighing W can float if the upthrust U is related as. तो जब भी कोई बॉडी जो है या कोई भी एक मास है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो फ्लोट करता है तो उसकी एक कंडीशन होती है कि उसकी जो अपथ्रस्ट है वो उसके वेट के इक्वल होती है. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा U इज इक्वल टू W. The second last question of this series, universal law of gravitational explain the phenomena. तो universal law आपका पूछा जा रहा है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ. ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है. द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ और प्लैनेट अराउंड द सन, ये भी बिल्कुल सही है. ये भी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है फिनोमिना एक्सप्लेन कर रहा है. द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, ये भी बिल्कुल सही है. तो इसका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस. तो आंसर इज द ऑल ऑफ दीज. चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सीरीज का. The least value of apparent weight of a body in a fluid is, अभी मैंने apparent weight का जो है ऊपर फॉर्मूला दिया था, तो least value जो होती है apparent weight of body in a fluid वो always 0 होती है. तो आपको ये पता होना चाहिए था. ठीक है, चलो सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और आई होप आपको आज की जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी. तो अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो टेलीग्राम है आप उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो. लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू.